नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से इलेक्ट्रिकल थ्योरी में स्वागत है। साथियों, हमने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के टोटल 9 लेसन कंप्लीट किए हुए हैं और हमारा जो पीछे जो लेसन हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा डीसी मोटर। हमने मशीनों के जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसके अंतर्गत 2 मशीनें हम पढ़ चुके हैं। पहली मशीन हमने पढ़ी थी डीसी जनरेटर और उसके पश्चात सेकंड मशीन हमने पढ़ी डीसी मोटर। आज मशीनों का तीसरा चैप्टर है हमारा और चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मर। डीसी की 2 ही मशीनें थी, दोनों मशीनें अपने कंप्लीट कर चुके हैं और एसी की जो पहली मशीन है ट्रांसफॉर्मर, आज अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मर। साथियों, सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज। एक बार अगर अपने छोटे रूप में समझें तो ट्रांसफॉर्मर का अगर अपने इसका संधि विच्छेद करें तो हमें देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफर क्या हो रहा है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो शब्द है वो ट्रांसफर शब्द से मिलकर बना है। ट्रांसफर का मतलब है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है, इसलिए इस मशीन का नाम हुआ ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में इसका नाम होता है प्रेरणा मित्र। प्रेरणा मित्र का मतलब बनता है प्रेरण। प्रेरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि ये जो मशीन है ये ऐसी सप्लाई पर काम करती है और ऐसी सप्लाई की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसफॉर्मर का पहले आपको बेसिक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, एक साइड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देता है। और हमारे इलेक्ट्रिकल के एग्जाम के अंदर कंपटीशन में आईटी बेस पर एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण करता है, वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एनर्जी। यदि ऑप्शन में एनर्जी नहीं है तब आप उत्तर पावर कर सकते हो, परंतु यदि ऑप्शन में एनर्जी उत्तर है तो उत्तर आएगा हमारा एनर्जी। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब कैसे एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर करता है पूरा अपनी डिटेल से अभी पढ़ते हैं, लेकिन एक बार इसका थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। इसके पश्चात साथियों ट्रांसफॉर्मर में मुख्यतः अपने बहुत सारे भाग पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसफॉर्मर का आपको विजुअल भी दिखाऊं और ट्रांसफॉर्मर में ये भी हम देख पाए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या क्या काम होता है। तो मैं एक ऐसी क्लास भी लगाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर पूरा विजुअल दिखा पाऊं। लेकिन उससे पहले अपने सीखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में है क्या। देखो साथियों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। आपको वो तीनों बातों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर के जो मुख्य भाग हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर के भाग अपने पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य भाग हैं वो होते हैं 3 भाग। और इन तीनों के भाग के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर कंपटीशन में देखने को मिलता है। एक भाग होता है साथियों प्राइमरी वाइंडिंग, एक भाग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग और एक भाग होता है ट्रांसफॉर्मर का जो मुख्य भाग है वो होता है ट्रांसफॉर्मर की कोर। कोर का मतलब बनता है जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर ने क्या काम किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर दिया। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की कोर। पहले अपने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं कि ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है। विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है। इसके जो मुख्य भाग है साथियों वो 3 होते हैं। एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग और एक होता है वो होती है ट्रांसफार्मर की कोर। अब इन तीनों बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, कहां लगी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है और कोर क्या होती है।
सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राइमरी वाइंडिंग की, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडलन। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब बनता है, देखो साथियों मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से दो कुंडलन होते हैं, दो वाइंडिंग होती है, और इसको यदि हम एसी सप्लाई दे दें, इस वाइंडिंग को यदि एसी सप्लाई दे दें और इसके साथ में कोई लोड कनेक्ट कर दें, तो ये जो दो वाइंडिंग है उनमें से एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी और एक वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो पहले तो पता होना चाहिए, मैं साथ साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, वो सारी बातें अपने इसी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखना साथियों, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये कोर कैसे पता चला, पूरा ध्यान से समझना है। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई हम कौन सी देंगे, एसी देंगे, डीसी भी दे सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, लेकिन वो स्पेशल केस है कि डीसी हम कब दे सकते हैं और उसके लिए ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन सामान्यतः हम ट्रांसफार्मर के अंदर एसी सप्लाई ही देते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जिस साइड के अंदर, जिस भी साइड के अंदर हम सप्लाई देंगे, तो जिस वाइंडिंग के अंदर सप्लाई जाएगी वो वाइंडिंग कहलाएगी प्राइमरी वाइंडिंग। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो प्राइमरी वाइंडिंग की, कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जहां पर विद्युत सप्लाई दी जाती है, ऐसी विद्युत सप्लाई दी जाती है, वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। उसके पश्चात सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिस पर अपन लोड जोड़ते हैं, कोई ना कोई लोड जोड़ते हैं, वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और क्रोड का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक कोई क्रोड के ऊपर लपेटी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोई हवा में पड़ी रहेगी, किसी ना किसी वो पदार्थ के ऊपर लपेटी जाती है। तो जिस पदार्थ के ऊपर लपेटी जाती है उसे हम बोलते हैं कोर। इंग्लिश में बोला जाता है कोर और हिंदी में हम बोलते हैं क्रोड। देखो साथियों, मैं बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर का हम एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल का जो जनरेशन होता है, उत्पादन होता है, वो 11,000 वोल्टेज पर या 33,000 वोल्टेज पर उसका उत्पादन होता है, यानी काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पर उत्पादन होता है। उसके पश्चात क्या काम किया जाता है, उस 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाता है, 2,20,000, 4,40,000, यानी इससे भी ज्यादा 7,65,000, 12,50,000, यानी इतनी हाई वोल्टेज पर उसको बढ़ाया जाता है। और उसके पश्चात जैसे मान लीजिए एक उत्पादन केंद्र है, वहां पर 11,000 वोल्टेज का उत्पादन हुआ, उसके पश्चात उसको 1,32,000 में हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब 1,32,000 वोल्टेज बढ़ा दी और उसके पश्चात हम क्या काम करते हैं, उस 1,32,000 वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं। 1,32,000 वोल्टेज कुछ समय पश्चात हम क्या काम करेंगे, घटा देंगे। तो अब ये वोल्टेज को बढ़ाना घटाना हम सीखेंगे कि वोल्टेज को हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, उसका हम कारण सीखेंगे। लेकिन जो वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, ये जो दोनों कार्य करते हैं, वो काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सामान्यतः काम होता है साथियों, वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना। एक ही ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा भी सकता है और वही ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्यतः कार्य पता होना चाहिए हमको कि ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज में लेते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। अब कैसे वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, आप इस डायग्राम से सीखना। देखो साथियों, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी क्रोड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, क्योंकि हमने इसको एसी सप्लाई से जोड़ा है। यह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हमने लोड के साथ जोड़ा है। हमें पता कैसे चला कि कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है। जिस साइड सप्लाई होगी वो साइड प्राइमरी होगी, जिस साइड लोड जुड़ा होगा वो साइड सेकेंडरी होगी। तो होता क्या साथियों, पूरे ध्यान से समझना है। और ये बातें अपने वैसे तो कर चुके हैं, जब हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था तो वहां एक सिद्धांत पढ़ा था माइकल फैराडे का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और इसी नियम पर यह ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखना कैसे काम करता है साथियों। होता क्या है
कि जैसे ये ऐसी सप्लाई अपने इस प्राइमरी वाइंडिंग को दे रहे हैं, ऐसी सप्लाई में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो पोटेंशियल की जो ध्रुवता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोटेंशियल है, इनकी जो पोलैरिटी है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। आपको सबको पता है कि ऐसी सप्लाई की जो ध्रुवता है, दिशा जो है, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। तो यहाँ पॉजिटिव आया माना, और यहाँ कौन सा विद्युत वाहक बल आया, नेगेटिव आया किसी क्षण पर, और अगले ही क्षण क्या होगा साथियों, यहाँ इसमें नेगेटिव विद्युत वाहक बल आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई हम कौन सी दे रहे हैं, इसके अंदर एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो जब पॉजिटिव था यहाँ और नेगेटिव यहाँ था, यानी दो पोटेंशियल थे एक वाइल के अंदर, तो उसमें से करंट चली, और करंट चलने के कारण उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, क्योंकि जहां करंट होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड अवश्य ही पैदा होगा। ये ओरेस्टर नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दिया। कौन दे रहा है, एसी सप्लाई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के कारण यहाँ एक धारा चलेगी, उस धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र एक क्लॉकवाइज दिशा में है, हमने माना वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है, क्लॉकवाइज दिशा में है। हम पता भी कर सकते हैं साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एक दो नियम हैं, एक है राइट हैंड रूल और एक है कॉर्कस्क्रू रूल। इन दोनों नियम के द्वारा अपन विद्युत धारा की दिशा के अनुसार अंगूठा करके और मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। इसके द्वारा हम दिशा भी पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक बार हमने मान लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल यहां देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज है, तो अगले ही क्षण यहां नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और यहां पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, यानी करंट की जो डायरेक्शन थी पहले, उससे अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। देखो साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये अपनी ऐसी सप्लाई होती है, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, क्योंकि ऐसी सप्लाई की ध्रुवता बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती कि पॉजिटिव के अंदर ही इसका वेव फॉर्म मिलेगा या नेगेटिव के अंदर ही वेव फॉर्म मिलेगा। जिस प्रकार डीसी में क्या होता है कि जो धारा या वोल्टेज है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, परंतु यहां डायरेक्शन का प्रति क्षण चेंज होता रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पोटेंशियल था तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी माना, और जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्लॉकवाइज था। लेकिन जैसे ही यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आया तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी उल्टी हो गई। उसके पश्चात फिर वापस यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो करंट की डायरेक्शन वैसे जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी, और उसके पश्चात जैसे ही माइनस और पॉजिटिव आएगा तो करंट की डायरेक्शन फिर विपरीत हो जाएगी। तो साथियों, हो क्या रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्रति क्षण बहुत कम टाइम के अंदर ही जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बदल रही है। और माइकल फैराडे ने यह कहा था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके पास रखे हुए जो भी चालक हैं उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। आप माइकल फैराडे का प्रथम या सेकंड नियम दोनों देखिएगा। प्रथम नियम माइकल फैराडे का ये बताता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक चालक रख दिया जाए और उस चालक को रोटेट करवाया जाए, जिससे क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है वो काटे, चालक जो बीच में पड़ा हुआ चालक है वो काटे, तो उस चालक में क्या पैदा हो जाता है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। सेकंड नियम माइकल फैराडे का ये कहता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा के अंदर वेरिएशन होता है टाइम के सापेक्ष, तो उसके अनुसार वोल्टेज पैदा होती है, E समानुपाती डी फाई बटे डी टी। लेकिन प्रथम नियम हमें यह बताता है माइकल फैराडे का कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और चालक दोनों के बीच में सापेक्ष गति हो, यानी या तो चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करे या फिर चालक रोटेट करे, दोनों में से एक चीज रोटेट करनी चाहिए, तो कंडक्टर जो भी होते हैं उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये माइकल फैराडे का फर्स्ट रूल है और उसी रूल पर ये काम करता है। दोबारा सुनिए और इसको लिखना है आपको।
माइकल फैराडे का फर्स्ट रूल ये कहता है साथियों कि जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र या चालक के बीच में सापेक्ष मोशन हो, सापेक्ष गति हो दोनों के बीच में, तो चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। दोबारा फिर सुनिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति का मतलब बनता है साथियों दोनों में से कोई एक गति कर रहा हो, दोनों गति ना करें, ऐसा ना हो दोनों ही गति करें, दोनों ही गति करेंगे तो फिर विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। यानी कि या तो चुंबकीय क्षेत्र या फिर चालक दोनों में से एक कोई गति करना चाहिए। और यहां अगर आप पूरे ध्यान से देखोगे साथियों तो यहां रोटेट क्या चीज हो रही है, यहां रोटेट हो रहा है साथियों चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको कहा कि हम ऐसी सप्लाई की जैसे ही ध्रुवता बदलते हैं, एक्चुअल में हम तो नहीं बदल रहे, ये जो ऐसी सप्लाई इसके अंदर गुण ही है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो समय के सापेक्ष अपना मान और दिशा बदलती है। जैसे ही दिशा बदलेगी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन उसकी भी दिशा बदल जाएगी, फिर उसकी दिशा वापस पहले जैसी आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पहले जैसी आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में हो क्या रहा है, रोटेट होता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो माइकल फैराडे के नियमानुसार क्या हो गया कि या तो चुंबकीय क्षेत्र में रोटेशन होना चाहिए या चालक में होना चाहिए। जैसे कि डीसी जनरेटर में क्या होता है साथियों, डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटेट नहीं होता, वहां चुंबकीय क्षेत्र को हम परमानेंट पोल लगाकर या डीसी सप्लाई देकर चुंबकीय क्षेत्र को एकदम स्थिर रखते हैं, लेकिन रोटेट किसको करवाते हैं, चालक को। अल्टरनेटर में भी ऐसा होगा, वहां हम चुंबकीय क्षेत्र को रोटेट नहीं करवाएंगे, वहां किसको रोटेट करवाएंगे, चालक को। चुंबकीय क्षेत्र को भी रोटेट करवा सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मैटर नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र को भी रोटेट करवा सकते हैं और चालक को रोटेट हम रोक सकते हैं। जैसे अल्टरनेटर में दोनों ही काम होते हैं, एक अल्टरनेटर होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता है परंतु चालक नहीं करता, एक अल्टरनेटर होता है जिसमें चालक रोटेट करता है चुंबकीय क्षेत्र रोटेट नहीं करता। यानी आप समझ रहे हो वाइस वर्सा है, एक बार एक अल्टरनेटर में तो ये रोटेट करता है, एक अल्टरनेटर में ये रोटेट करता है। तो लेकिन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ट्रांसफॉर्मर में तो रोटेशन होने वाला कौन सा इलेक्ट्रिकल शब्द है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। यहां चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक क्षण रोटेट होता है, चालक, यहां चालक का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, अभी के लिए प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग रोटेट हो रही है क्या, नहीं हो रही, इसमें कोई भी वाइंडिंग एक्चुअल में रोटेट नहीं होती, ना प्राइमरी होती है ना सेकेंडरी होती है। तो दोबारा सुनिएगा क्या हो रहा है, प्राइमरी के अंदर अपने विद्युत वाहक बल दिया, विद्युत वाहक बल की दिशा चेंज हो रही है, उसके अनुसार करंट की दिशा चेंज हो रही है, और करंट की दिशा चेंज होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो रही है बार बार। तो चुंबकीय क्षेत्र कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र रोटेट होता है तो जितने भी उसके पास में जो कंडक्टर पड़े हैं उन सब में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ये माइकल फैराडे का फर्स्ट रूल कहता है। तो एक तो ईएमएफ इसमें ही उत्पन्न हो जाएगा, ये जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है P.W या P/W, एक तो ईएमएफ इसमें ही रोटेट हो जाएगा, सॉरी जनरेट हो जाएगा। एक तो हमने ईएमएफ दिया, एक ईएमएफ इसके अंदर खुद के अंदर पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ, क्योंकि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को इस चालक ने भी काटा है, तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, क्योंकि वो भी इसके चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल पास में सटाकर रखी हुई है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के अगर बीच में है तो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को ये वाइंडिंग भी काट रही है, तो इसमें भी वोल्टेज पैदा हो जाएगी। और तीसरी चीज होती है साथियों क्रोड। ये जो क्रोड है ये भी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को काट रही है, और ये भी एक प्रकार का कंडक्टर होती है। हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि क्रोड जो होती है वो लगभग 95% उसमें के अंदर लोहा शामिल होता है और 5% के आसपास सिलिकॉन मिला होता है। तो ये एक प्रकार का कंडक्टर ही है, तो इसमें भी एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो 3 ईएमएफ पैदा हो जाते हैं एक ईएमएफ देने के कारण। यहां हमने एक ईएमएफ दिया, यहां एक तो प्राइमरी में पैदा हो गया, सेकेंडरी में पैदा हो गया ईएमएफ, और इस क्रोड में भी पैदा हो गया, क्योंकि क्रोड भी चालक, जो चालक हैं
जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आ रहे हैं, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के जो जो चालक बीच में आते हैं, उन सब के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यह ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल सिद्धांत है। अब देखिएगा साथियों, पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप देखोगे तो है तो इंडक्शन का ही रूल, इंडक्शन ही है। इंडक्शन का मतलब एसी सप्लाई दी, और यहां पर अपने एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई देने के कारण क्या हुआ, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना, और हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में किसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल जोड़ा नहीं है। हमने कोई वायर लेके नहीं गए हैं इस सेकेंडरी के पास में कि सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा हो जाए। हमने कोई इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं किया। तो ये ही तो इंडक्शन कहलाता है कि हमने इसके अंदर कोई भी वायर नहीं जोड़ा, फिर भी इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो गया। यही तो इंडक्शन है, क्योंकि इसके अंदर दो वाइंडिंग है। इसके अंदर दो वाइंडिंग है, इसलिए हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर ये एक ही वाइंडिंग होती तो हम बोल देते सेल्फ इंडक्शन। तो पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हो आप। साथियों, इसका हिंदी में कई सारे नाम हैं। हिंदी में इसको एक तो बोलते हैं सह प्रेरण, एक बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो हिंदी में आप नाम याद करने के बजाय इंग्लिश वाला नाम याद कीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझ गए कि हमने प्राइमरी को सेकेंडरी से कोई कनेक्शन नहीं किया, फिर भी प्राइमरी से सेकेंडरी वाला जो विद्युत वाहक बल था वो यहां पहुंच गया। ये इंडक्टेंस है, ये इंडक्शन है। और दोनों वाइंडिंग आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। दो वाइंडिंग है, इसलिए हमने बोला म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब ये होता है दो वाइंडिंग या दो कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं मिलकर, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल। तो यहां पे म्यूचुअल काम हो रहा है, इसलिए इसको बोला म्यूचुअल इंडक्शन। तो पूछा जाए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी में सप्लाई देने से कैसे सेकेंडरी के अंदर सप्लाई जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक छोटा सा 1 मिनट का फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि प्राइमरी के अंदर हमने सप्लाई दे दी, तो प्राइमरी का जो ईएमएफ है उसकी दिशा बार बार चेंज हो रही है। ईएमएफ की दिशा चेंज हुई, उसके कारण किसकी दिशा चेंज होगी, करंट की। और करंट की दिशा चेंज होने के कारण किसकी दिशा चेंज होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। यानी चुंबकीय क्षेत्र कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो माइकल फैराडे ने कहा था कि या तो चुंबकीय क्षेत्र या चालक, दोनों में से एक के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए, यानी दोनों में से एक रोटेट होना चाहिए। यहां चालक रोटेट नहीं हो रहा, यहां जो वाइंडिंग है वो कोई रोटेट नहीं हो रही। रोटेट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, और उस रोटेशन के दायरे के अंदर जितना भी रोटेट हो रहा है, यहां तक ऐसे रोटेट हो रहा है, और उस रोटेशन के दायरे के अंदर जो जो कंडक्टर आएंगे उन सब कंडक्टरों के अंदर ईएमएफ जनरेट होता जाएगा। तो ये क्रोड भी आएगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग भी आएगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी आएगी। ये तीनों के तीनों इस रोटेशन होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ रहे हैं। तो इन सब के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब साथियों, हम थोड़ी देर बाद ये भी सीखेंगे कि यदि इसमें टर्नों की संख्या इससे कम है, सेकेंडरी में अगर टर्नों की संख्या कम है तो सेकेंडरी में ईएमएफ कम पैदा होगा, वोल्टेज कम पैदा होगी। और अगर इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा है सेकेंडरी के अंदर, तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी। तो यहां से समझ में आ जाता है कि यदि हमें वोल्टेज घटानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमें बहुत बार वोल्टेज को घटाना पड़ता है और बहुत बार वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो जब कभी वोल्टेज को घटाना हो तो आपको टर्नों की संख्या इससे कम लेनी चाहिए, और अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो तो टर्नों की संख्या ज्यादा लेनी चाहिए। और पता होना चाहिए कि हमें वोल्टेज कितनी घटानी है और कितनी बढ़ानी है, उसके अनुसार ही टर्नों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। तो ये साथियों इसका प्रिंसिपल है। तो ट्रांसफॉर्मर की सबसे पहली डेफिनेशन ही ये बनती है कि ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है, स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब बनता है ट्रांसफॉर्मर में रोटेट होने वाला कोई पार्ट नहीं होता जो मैकेनिकली रोटेट हो रहा हो। ऐसा कोई पार्ट
ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं लगा होता। वहां रोटेशन होता है, परंतु किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के कारण उसका रोटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। क्या सिद्धांत है इसका? म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है। पूरा सिद्धांत मैंने आपको डीप से डीप बता दिया है, समझ में आ गया होगा। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है और क्रोड क्या होती है। इसके पश्चात साथियों हम ये सीखते हैं कि यदि ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और पूछा भी जाती है ये बात कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में यदि हम डीसी सप्लाई देते हैं, यदि प्राइमरी वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई दे दें तो क्या हो जाएगा, या ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे दें तो क्या हो जाएगा? तो वो एक ही बात है, हम देंगे तो प्राइमरी के अंदर ही। फिर बता रहा हूं साथियों, प्राइमरी को आप सेकेंडरी बना सकते हो, सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हो। जिस साइड सप्लाई दोगे वो प्राइमरी अपने आप बन जाएगी, जिस साइड लोड लगाओगे वो सेकेंडरी बन जाएगी। लेकिन डिपेंड आपको पता होना चाहिए कि हमें वोल्टेज ज्यादा करनी है या कम करनी है, उसके अनुसार ही हम सप्लाई की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की अगर प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे दोगे तो डीसी सप्लाई में क्या होता है साथियों, आपको पता है कि डीसी सप्लाई में क्या होता है। डीसी सप्लाई के अंदर विद्युत धारा की दिशा चेंज नहीं होती। मान तो कई बार चेंज हो जाता है परंतु दिशा, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो पहली बात तो ये समझ में आ जाती है कि डीसी देने से कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर आप डीसी सप्लाई दे दोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दिशा चेंज नहीं होती डीसी की। तो सेकेंडरी में ईएमएफ बनने का मतलब ही नहीं है। बनेगा तो वेरी लो बनेगा, बहुत ही कम, क्योंकि प्योर डीसी देंगे तब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेगा, और डीसी प्योर प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। फिर साथियों मैं एक बात शायद आपको बताना भूल गया था, अपने डीसी जनरेटर वाले लेसन के अंदर हमने सीखा था कि कम्यूटेटर लगाने से एसी से डीसी बन जाती है। कैसे बन जाती है, पूरा एक क्लास लगाई थी मैंने, कम्यूटेटर कैसे एसी से डीसी बना देता है। शायद वहां बताया कि नहीं बताया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर जो डीसी अपने को आउटपुट में जो देता है वो डीसी बिल्कुल प्योर नहीं होती। वो डीसी एज ए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह होती है। आगे हम सीखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो जो डीसी वेव देता है, वैसी ही डीसी वेव कम्यूटेटर देता है। तो एक क्वेश्चन आया था दिल्ली मेट्रो के 2014 के एग्जाम के अंदर कि कम्यूटेटर कौन से प्रकार की वेव देता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वेव देता है। यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी सप्लाई दोगे साथियों, डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर हम प्योर डीसी की बात करें तो वहां तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो होती है। और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो एक इंडक्टिव लोड है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड के अंदर दो चीजें विद्यमान होती हैं साथियों। कोई भी इंडक्टिव लोड है उसके अंदर दो चीजें विद्यमान होती हैं। एक तो होता है प्रतिरोध, क्योंकि वो तांबे या एल्यूमिनियम की बनी होगी तो उसमें प्रतिरोध विद्यमान होगा। और एक विद्यमान होता है साथियों उसके अंदर एक्सेल, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। ये दोनों चीजें विद्यमान होती है एक इंडक्टिव कॉइल के अंदर, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। अब क्या होगा साथियों, ये जो एक्सेल है ये एक प्रकार का धारा में रुकावट पैदा करने वाला कारक है और प्रतिरोध भी है। इन दोनों का टोटल हम कैसे लेते हैं, Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की स्क्वायर, ये हमारा Z निकलता है। लेकिन जो एक्सएल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एक्सएल होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम एक्सएल होगा। जो आर का मान है वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, परंतु जो एक्सएल का मान है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अब देखिएगा साथियों, डीसी में फ्रीक्वेंसी है 0, क्योंकि एक्सएल जो होता है उसका फार्मूला आप जानते हो 2πfl या ओमेगा एल हम बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 होने पर एक्सएल तो 0 हो जाएगा। एक्सएल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी
पहले तो ये दोनों मिलकर टोटल प्रतिरोध पैदा कर रहे थे, लेकिन अब ये जीरो हो गया। अब टोटल प्रतिरोध अकेला कौन पैदा करेगा? आर पैदा करेगा, जो कि वैसे ही बहुत कम होता है, क्योंकि तांबे या एल्यूमिनियम की जो कौन सी भी वाइंडिंग है उसके अंदर प्रतिरोध तो वैसे ही कम होता है। तो प्रतिरोध कम हो गया, यानी प्रतिरोध तो पहले से ही कम है, और एक्सएल जो है वो ज्यादा था, लेकिन डीसी देने पर वो भी कितना हो गया? जीरो हो गया। तो आप सोच लो कि टोटल जो प्रतिरोध है वो आर के बराबर रह गया। टोटल प्रतिरोध में क्या आ गई? भारी कमी आ गई, और प्रतिरोध में कमी आने से करंट का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और करंट का मान बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई नहीं दे सकते। दोबारा सुनिए साथियों, ट्रांसफॉर्मर की यदि प्राइमरी वाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई दे दोगे तो एक्सएल का मान तो जीरो हो गया, क्योंकि उसके अंदर रिएक्टेंस पैदा ही नहीं होगा, और केवल आर रह जाएगा, और आर तो वैसे भी बहुत कम होता है। तो टोटल प्रतिरोध में इतनी भारी कमी आ जाएगी कि करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और वो हाई करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जला सकती है। तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दे सकते। फिर भी यदि आपको डीसी सप्लाई देनी है तो एक कार्य कर सकते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस जोड़िए। एक उच्च मान का लगभग 2000, 3000 या 5000 ओम तक का जो रेजिस्टेंस है वो प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण फिर करंट का मान घटेगा। क्योंकि एक्सएल तो जीरो हो रहा है तो हमें फिर रेजिस्टेंस ही जोड़ना पड़ेगा। वाइंडिंग का तो कम है तो एक्स्ट्रा से रेजिस्टेंस और जोड़ना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर बच सकता है। अन्यथा अगर आप सीधा ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे दोगे तो ट्रांसफॉर्मर जल सकता है प्राइमरी वाइंडिंग जलने के कारण। तो हम ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई नहीं दे सकते। अगर देनी है तो क्या कर सकते हैं? प्राइमरी के अंदर हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब जो मैं बातें बोल रहा हूं साथियों, आपको वो बातें सारी नोट करनी है, हम सारी बातें यहां नहीं लिखेंगे। इसके पश्चात ट्रांसफॉर्मर के कुछ बेनिफिट्स हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, और बहुत अच्छी एक मशीन है ट्रांसफॉर्मर। कैसे? ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को घटा भी सकते हैं और उसी मशीन के द्वारा वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। यानी दो अलग अलग मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डीसी के अंदर क्या है, यदि हमें वोल्टेज घटानी है तो हमें रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत पावर लॉसेस करते हैं, और वोल्टेज अगर बढ़ानी है तो हम कुछ स्टेबलाइजर या फिर हम बूस्टर जनरेटर जो हम बोलते हैं, डीसी के जो सीरीज जनरेटर है वो लगाते हैं लाइन के पैरेलल क्रम के अंदर, सीरीज क्रम के अंदर। तो वहां वो दो दो तीन तीन मशीनें लगानी पड़ती हैं। यहाँ एक ही एसी की मशीन है जो वोल्टेज को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर का पहला बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट ट्रांसफॉर्मर का ये है साथियों, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन वाला पार्ट नहीं है, कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं है, तो इसके अंदर जो लॉसेज होंगे, हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर डीसी मोटर में कि 3 लॉसेज होते हैं साथियों। एक तो होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, और एक होता है साथियों मैकेनिकल लॉस। तो यहां तो कोई रोटेशन वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसमें जो लॉस होगा वो केवल 2 ही लॉस रह जाएंगे। मैकेनिकल लॉस बहुत ही कम होगा, कम क्या, बिल्कुल जीरो ही होगा, क्योंकि कोई भी रोटेट करने वाला पार्ट नहीं लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर के अंदर। इसलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक आयरन लॉस होगा, एक कॉपर लॉस होगा, लेकिन जो मैकेनिकल लॉसेज हैं वो जीरो हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेट होने वाला पार्ट बिल्कुल नहीं लगा हुआ। इसलिए ये बहुत अधिक दक्षता वाली मशीन है। हम लाभ पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के। एक तो लाभ इसका ये हो गया जो कि हमने पढ़ लिया कि एक ही मशीन है जो वोल्टेज को घटा बढ़ा सकती है, ठीक है। उसके पश्चात इसकी जो दक्षता है वो बहुत अधिक होती है, और पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, तो दक्षता इसकी 90% से लेकर 98% तक होती है। इतनी अधिक दक्षता वाली एक मशीन है। डीसी जनरेटर डीसी मोटर की दक्षता वो 80% के आसपास रह जाती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता है वो 98% तक भी चली जाती है। आगे हम सीखेंगे दक्षता एक्चुअल में होती क्या है।
लेकिन ये बहुत अधिक दक्षता वाली मशीन है, यानी इनपुट जितना देते हैं आउटपुट लगभग उतना मिल जाता है। तो अच्छी एक दक्षता वाली मशीन है। एक ही मशीन से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसी सप्लाई का पर काम करने वाली एक मशीन है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम डीसी सप्लाई से ऑपरेट नहीं करवा सकते। एक स्थितिक युक्ति है जिसमें कोई रोटेशन होने वाला पार्ट नहीं लगा होता। तो ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। क्या क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। ट्रांसफॉर्मर के अंदर पहले हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर क्या है और क्या कार्य है। क्या है ट्रांसफॉर्मर? एक स्थितिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर कर रही है। प्राइमरी में दी, सेकेंडरी में ट्रांसफर हो गई। उसके पश्चात कार्य क्या है? वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। 98% जो ट्रांसफॉर्मर है उनका काम यही होता है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। कुछ अलग से स्पेशल ट्रांसफॉर्मर है, उनका कार्य कुछ अलग होता है, परंतु लगभग सभी ट्रांसफॉर्मर्स का कार्य यही है, वोल्टेज को या तो वो घटा रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत हमने पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। फिर ट्रांसफॉर्मर के जो मुख्य भाग हैं वो क्या क्या हैं? मुख्य भाग हमने पढ़ लिए, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और कोरोड है। 3 ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग हैं। फिर ट्रांसफॉर्मर को यदि डीसी सप्लाई दे दे तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, वो हमने पढ़ लिया। तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हम ट्रांसफॉर्मर के साथियों पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात साथियों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं टॉपिक अपने कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ईएमएफ हम देते हैं प्राइमरी के अंदर या जो सेकेंडरी में जो ईएमएफ पैदा हो जाएगा वो मुख्यतः किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्राइमरी में जो ईएमएफ दिया उसके कारण प्राइमरी में एक तो ईएमएफ उत्पन्न हो गया। देखना साथियों, इसमें थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रह जाते हैं कि प्राइमरी में कैसे ईएमएफ उत्पन्न हो गया, प्राइमरी में तो हमने दिया ही है ईएमएफ, वहां कैसे उत्पन्न हो गया। मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी वाइंडिंग भी एक चालक है जो कि प्राइमरी में जो सप्लाई दे रहे हैं, जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्राइमरी खुद भी काटती है, तो उसके अंदर भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सेकेंडरी काट रही है तो उसमें भी उत्पन्न होता है, कोरोड काट रही है तो उसमें भी उत्पन्न होता है। प्राइमरी में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वो सप्लाई जो वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में पैदा होता है। अभी पढ़ेंगे अपने 1-2 क्लास बाद में कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वोल्टेज है और सेकेंडरी जो वोल्टेज है उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है। प्राइमरी की वोल्टेज है और प्राइमरी में जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ उनमें कितना फेज डिफरेंसेस है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे 1-2 क्लासेस बाद में। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वोल्टेज जो होती है साथियों ट्रांसफार्मर की ईएमएफ, उसका एक फार्मूला है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, 4.44 फाई FN। फाई FN, फाई है चुंबकीय क्षेत्र, M का मतलब है मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और N का मतलब यहां आप स्पीड मतलब समझ लेना, N का मतलब है टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या। अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ ज्ञात करना है तो प्राइमरी के टर्न लेने पड़ेंगे, सेकेंडरी के अगर आपको ईएमएफ ज्ञात करना है तो सेकेंडरी का टर्न लेना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण है, ये हम समझ भी सकते हैं कि ये 4.44 आंकड़ा कहां से आया। अपने माइक्रोफैराडे का सेकंड जो रूल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो वोल्टेज जो पैदा होती है चुंबकीय क्षेत्र या चालक के बीच सापेक्ष गति के कारण वो -n d∅/dt होता है। और फाई जो होता है यहाँ पर, फाई जो होता है ये इंस्टेंटेनियस होता है, तो इसका मान होता है φm sin ωt। इसको बाद में हम इसका अवकलन करके और ये फार्मूला बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप तो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो एक फार्मूला पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ का, चाहे वो प्राइमरी के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है उसका या सेकेंडरी में जो पैदा हो रहा है उसका। दोनों ईएमएफ जो पैदा होते हैं उन दोनों ईएमएफ को ज्ञात करने का ये फार्मूला है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखना है, इससे सवाल आता है और आया हुआ है बहुत बार कंपटीशन के अंदर, टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है इस फार्मूला से सवाल। 4.44 फाई फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स, और एफ है फ्रीक्वेंसी, और एन है टर्नों की संख्या। कई बार आपको पता है एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, वो होता है फाई बटा एरिया। फाई बटा एरिया, एरिया यहां हम करोड़ का लेंगे, तो यहां यदि फाई का मान निकालें तो बी का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। इसी फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4.44 बी इंटू ए इंटू एफ इंटू एन। बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, जिसका हमने मात्रक पढ़ा हुआ है। ए है एरिया, करोड़ का एरिया कितना है। एफ है यहां पर फ्रीक्वेंसी, और एन, तो दोनों फार्मूले एक ही हैं। हमने फाई का मान बी इंटू ए होता है वो रख दिया। तो यहां से ये दोनों फार्मूले साथियों आपको याद करने हैं, लिख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूले। इसके बाद साथियों एक छोटा सा टॉपिक मैं करवा देता हूं, जो कि आपको कंपटीशन में उससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज नियत रहती हैं। हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट अब ये है, ट्रांसफॉर्मर में, मैं ट्रांसफॉर्मर को ऐसे लिख देता हूं T/F, ट्रांसफॉर्मर में नियत रहने वाले वैद्युतिक राशियां, ट्रांसफॉर्मर में नियत रहने वाले वैद्युतिक राशियां, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में ऐसे कौन कौन सी राशियां हैं जो नियत रहती हैं। अब मैंने आपको कहा कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आप वोल्टेज दोगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज कुछ अलग पैदा होगी, प्राइमरी से कुछ अलग पैदा होगी। करंट भी होगी, वो भी प्राइमरी से कुछ अलग होगी, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो प्राइमरी में है वही सेकेंडरी में है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत ही कम होता है, जिसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो ऐसे कुछ एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसी विद्युतिक राशियां हैं जो कि हम प्राइमरी में देते हैं, एज इट इज सेकेंडरी में आ जाती हैं, कोई भी चेंज नहीं होता। तो कुछ राशियां हैं वो लिखनी है आपको, मैं समझा भी दूंगा। एक तो है पावर, जितनी पावर हम प्राइमरी में देते हैं उतनी की उतनी सेकेंडरी में पैदा हो जाती है, पावर का कोई भी ज्यादा चेंज नहीं होता। उसके पश्चात साथियों एक होता है फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में उतनी की उतनी सेकेंडरी के अंदर। और तीसरी जो विद्युतिक राशि है वो है चुंबकीय क्षेत्र, वो है साथियों चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। जितना प्राइमरी में दिया उतना का उतना सेकेंडरी में आ गया, जितना प्राइमरी में है उतना सेकेंडरी में है, क्योंकि दोनों आपस में चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में है। तो यहां पर ये तीन जो क्वांटिटीज हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। और ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युतिक राशि का ट्रांसफॉर्मर में परिवर्तन नहीं होता, या कौन सी विद्युतिक राशि का मान बदलता नहीं है। तो या तो ऑप्शन में पावर दिया होगा, या फ्रीक्वेंसी दिया होगा, या चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा, और अधिकतर तो पावर ऑप्शन में दिया ही होता है, और हमारा उत्तर ये सही होता है। कल हम सीख लेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर कि पावर का या चुंबकीय क्षेत्र का या फिर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। चुंबकीय क्षेत्र का मैंने बता दिया, पावर का भी वही है। मैं आपको बता दूंगा आगे कि प्राइमरी में जितनी वोल्टेज देते हैं सेकेंडरी से उतनी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज है वो तो या तो कम पैदा होगी या ज्यादा पैदा होगी। अगर वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी तो उसमें करंट कम चलेगी, अगर वोल्टेज कम पैदा होगी तो करंट ज्यादा चलेगी। कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो पावर है वो इक्वल रहती है। और फ्रीक्वेंसी, प्राइमरी की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अनुसार उसकी ध्रुवता चेंज हुई प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, और उसी ध्रुवता को सेकेंडरी ने काटा तो उस वही ध्रुवता वाली फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी पैदा करेगी। तो तीनों के तीनों चीजें हैं वो कांस्टेंट रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर रेशो के बारे में कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, उनसे कुछ सवाल भी करेंगे, और ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज जो होते हैं आयरन और कॉपर लॉसेज
उनको कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। धन्यवाद।